हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख चुका है कि किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था में इसमें क्या अंतर होता है। इन सारे को एक एक करके हमने देख लिया। साथ ही साथ ये भी बताया कि संघीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से रूप होते हैं, साथ आकर होता है और आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाए गए तरीके इसके माध्यम से देख चुके हैं। एग्जाम्पल भारत, स्पेन और बेल्जियम का। उधर देख चुके हैं पहले वाले तरीके में हमारा यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देख चुके हैं। संघवाद में शुरुआत हमारी कहानी की हुई है बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल से। फिर हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, कैसे है, इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। शुरू करते हैं आज के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ मुश्किलें का सामना करना पड़ता है अपने विविधता को संभालने के लिए। तो ज़रा सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। जब इतनी छोटे छोटे से देशों में ये हाल हो जा रहा है, तो भारत जैसे विशाल देश जहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं वहाँ पर कितनी बड़ी मुश्किल आएगी। हमारे देश में सत्ता के साझेदारी की क्या व्यवस्था है, इसको हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपने इस संविधान से। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ये वर्ड ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के बारे में कहता है कि भारत जो कि इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो कि इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान रखें, यहाँ पर संघ शब्द आया है, लेकिन इस संघ के लिए वहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, ना कि फेडरल वर्ड का यूज किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। तो संघीय शासन व्यवस्था के जो सिद्धांत हमारे ऊपर 7 दे रखे हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपनी शासन व्यवस्था का अर्थात संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाए हैं। अब देखेंगे सावधान से, तो सारी की सारी बातें हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं, जो कि हमारे संघीय शासन व्यवस्था की दिखाई देती हैं। हमारे संविधान में भी संघीय शासन व्यवस्था के जो मूलतः 2 स्वरूप, 2 जो स्तर होते हैं सरकारों की, उसमें एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें थी, अर्थात कि संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार या केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ के लिए कानून बनाना था, प्रतिनिधित्व करना था। वहीं राज्य सरकारों के लिए अपने राज्य से संबंधित नियम कानूनों को बनाने का अधिकार प्रदान किया था। लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारत में तीसरी लेवल गवर्नमेंट को भी जोड़ा गया, 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नगर पालिका और पंचायतों के रूप में। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं की अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। या आप संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों विशेषताओं में पढ़ें कि अलग अलग स्तर की सरकारें होंगी। इन सारे अलग अलग सरकारों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, कोई भी एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करता। संविधान में इनकी स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को भारत में 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ बताया जा चुका है कि आपके ये प्राधिकार क्षेत्र हैं, आपके ये अधिकार क्षेत्र हैं। तो इन तीनों अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया और इन्हें हम 3 सूचियाँ कहते हैं, जिनमें से एक सूची है संघ सूची, दूसरी सूची होगी राज्य सूची और एक तीसरी होती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची होती है। तो पहले सूची में हम देखेंगे संघ सूची में क्या क्या मामले आते हैं, दूसरे में देखेंगे राज्य सूची में क्या क्या मामले आते हैं, और तीसरे में देखेंगे समवर्ती सूची में कौन कौन से मामले आते हैं। संघ सूची में आते हैं मामले सबसे पहले, जो कि हमारे देखो संघ सूची
नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं प्राप्त होता है, केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है या संघ सरकार को प्राप्त है। क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं, जैसे डिफेंस का मैटर, रक्षा का मैटर, विदेशी मामलों को, फॉरेन अफेयर्स को मामले, बैंकिंग के मामले, संचार के मामले, मुद्रा, करेंसी। ये ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को नहीं है। यहाँ से हटा दीजिए राज्य सरकार, पूरी तरीके से केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ केंद्र सरकार को पूर्णतः शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आ जाएंगे? तो राज्य सूची में दे रखा है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। ये बहुत ऐसा विषय नहीं है जो पूरे देश के लिए हो, ये प्रांतीय विषय हैं और स्थानीय मुद्दे हैं। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, जैसे समवर्ती सूची के विषय, जैसे शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे ये विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं नियमों कानूनों को बनाने में। लेकिन एक कंडीशन, राज्य भी कानून बनाए, केंद्र भी कानून बनाए, लेकिन यदि किसी मुद्दे में केंद्र और राज्य सरकारों के बनाए गए नियमों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या होगा? तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही मान्य होता है। दे रखा है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम मान्य होता है। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है, ठीक है, आप 3 विषयों को लिख रखे हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, लेकिन मान के चलिए कि कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आएंगे, सूची में नहीं आएंगे। वो कहाँ जाएंगे? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये किस में आएंगे? क्योंकि हमारे संविधान बनने के बाद ही आए हैं। तो ये बाकी बचे हुए जो हमारे विषय हैं ये केंद्र सरकार के प्राधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन में चले जाते हैं। इन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। एक भी केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो एक हमारे साथ है सबको साथ लेकर चलने की नीति। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। सबको साथ लेकर, और एक है सब साथ आकर, थोड़ा सा अंतर है। सबको साथ लेकर चलने की नीति, और एक दूसरा है कि सब आपस में साथ मिलकर आए हैं खुद बनाने कर। तो इसमें साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी प्राप्त है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम स्पेशल प्रोविजन फॉर दैट स्टेट। खास तौर पे ये कौन से राज्य हैं? तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार माने प्रेफरेंस रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। इसके अलावा भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। कुछ को तो बहुत ही कम अधिकार है, कुछ के पास विशेष अधिकार, कुछ के पास बहुत ही कम अधिकार। कुछ अर्थात ये कुछ ऐसे छोटे इलाके होते हैं जिनके अपने फैसले वो खुद नहीं ले सकते हैं। मतलब जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, बहुत छोटे छोटे हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना, मिला देना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली इसी कोटि में आते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। समझने बाद जैसा हम अपने यहाँ क्या किया, मैंने 2 ही तरीका बताया,
या तो एक केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। लेकिन ज़रा सोचिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों हो गया, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे राज्य जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व न के बराबर है और न ही इन्हें किसी में मिला दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ केंद्र सरकार स्वयं अपना शासन करती है, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो इनको तो वो अधिकार मिले ही नहीं जो स्वतंत्र राज्यों को मिला हुआ है। यही क्या रखा है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार मिले हैं, कुछ राज्यों को बहुत न्यूनतम अधिकार मिले हुए हैं। इन न्यूनतम अधिकारों के चलते स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है, तो केंद्र सरकार यहाँ पर अपने नियम चलाती है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इनको राज्य सरकारों वाला अधिकार नहीं प्राप्त है, इसका विशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल बात। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना कोई आसान बात नहीं है। यही शुरुआत में ही कह चुका है, हमारे संविधान की विशेष जब बता रहा था संघीय व्यवस्था विशेषताओं में, तो कह रखा था कि हमारे संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन कोई भी स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती है, इसमें दोनों स्तर की सरकारों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो वहीं कह रखा है कि हमारे संविधान की बुनियादी बात है कि अलग अलग स्तर सरकारों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। बंटवारा तो अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, कितना से 2/3 बहुमत अर्थात 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसे पारित करना होगा, और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। समझ में आ रहा है? कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। अब देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका, वहाँ भी पढ़े थे, अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती विशेषता में, और यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पावर में, अधिकारों के वितरण में कोई दिक्कत होता है तो इसमें सर्वोच्च, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनते, ध्यान देकर पढ़िएगा। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला, ध्यान से समझें, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यहाँ पर चाहे MCQ बहुविकल्पी प्रश्न बनाने में तो फंसा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में विवाद होने की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही शक्तियाँ प्राप्त है सुलझाने का। ये आंसर हो जाएगा गलत। केवल नहीं, राज्य सरकार के में जो होती है हमारी राज्य न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। सरकार चलाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ तो दे रखा स्पष्ट तौर पर कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी शक्तियों के संबंध में, तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो संचालित हमारे हाई कोर्ट्स होती हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस मैटर को देख सकती है। इसके अलावा कैसे सरकार चलेगी, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, इसके लिए ज़रूरी जो पैसा है, इसके संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर होगा कि संघीय व्यवस्था चलती कैसी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जैसे आप देखोगे, देखिए बताते हैं आपको कैसे कैसे ये वीडियो हमारी, तो हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे आकर चलती है। इस वीडियो में हम इसमें देखिए बताया ये गया है कि संघीय व्यवस्था के जो सबसे, देखिए किसी भी संघीय व्यवस्था के जो कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान तो ज़रूरी है, लेकिन आप इतने से ही मात्रा से चला नहीं पाओगे, क्योंकि अगर भारत में संघीय व्यवस्था ये कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके अलावा इस सफलता का मुख्य श्रेय है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र का होना। इसी से आप देखोगे संघवाद की भावना, विविधता का आदर, संघ साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है।
कुछ बातों पर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ भाषाई राज्य, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद से, जब हम 1947 के बाद से हम शुरू किए अपने लोकतंत्र की जीवन यात्रा, उस समय से लेकर 2019 तक की बात देखें तो कई बार ऐसे हमारे सामने राज्यों के मानचित्र पर गौर करेंगे तब देखेंगे कि अनेक ऐसे पुराने प्रांत थे जो गायब हो गए, नए नए राज्य बने, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र, नाम सब बदल गए। इसमें से जो शुरुआती चरण में जब ये हुआ था तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हमारे संविधान की शुरुआत में अनेक नेताओं को, राजनेताओं को ये डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने के फलस्वरूप हमारे देश टूट जाएगा, कई हिस्सों में विद्रोह होने लगेंगे। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। न केवल हमारे यहाँ भाषाई आधार पर बल्कि सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक भिन्नता के आधार पर, जातीयता के आधार पर उन्हें रेखांकित करके उन्हें अलग अलग राज्य बनाकर उन्हें एक अलग दर्जा दिया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम उसकी क्षेत्रीय विविधता, भौगोलिक भिन्नता, उसकी सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रख करके उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। भाषाई आधार पर लोगों का ये भ्रम था कि देश टूट जाएगा, लेकिन इसीलिए कई वर्षों तक केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण नहीं किया था, टाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और इसका अनुभव हुआ तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, भाषावार राज्य बनाने से हमारा देश और एकीकृत और मजबूत हुआ है। प्रशासन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया है। ये हमारे भाषाई राज्य, ये मैप आपका दे रखा भाषाई राज्य के आधार पर। अब देखेंगे भाषा नीति को ध्यान में रखेंगे तो हमारे देश में जो भाषा की नीति है, पॉलिसी है, हमारे संविधान में कहा गया कि जो ऑफिशियल कार्य होंगे, ऑफिस के काम, ऑफिशियल वर्क के तौर पर अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया, तो वो भी 1965 तक केवल। सबसे ज़्यादा हिंदी को जो बोली जाने वाली भाषा है भारतीयों की, लगभग 40% भारतीय लोगों की मातृभाषा है हिंदी। हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन अन्य भाषाओं के संरक्षण के भी उपाय हमारे संविधान में किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। यहाँ पर आपको फंसा सकता है क्वेश्चन दे करके। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है, और यह केवल और केवल भारत के 40% लोगों द्वारा बोली जाती है, अर्थात 40% लोगों की ये मातृभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 22। एक हिंदी, उसके अलावा 21 और भाषाएं हमारा इसमें शामिल हैं। फ़ायदा क्या है? यदि कोई भाषा इसमें आखिर में कोई अगर भाषा केंद्र सरकार के इस अनुसूचित, संविधान का अनुसूचित भाषा के लिस्ट में शामिल हो जाता तो आखिर में इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि यदि केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए व्यक्ति उम्मीदवार होता है तो उन 22 भाषाओं में से वो किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। हाँ, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुने। हर राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं। राज्यों का अपना अधिकांश जो काम होता है अपने इसी राजभाषा में ही होता है। हाँ, ये ध्यान रखें, श्रीलंका के ठीक उलट अगर हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया, यदि वो नहीं किए होते तो भारत में भी निश्चित तौर पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती। जैसे वहाँ पर किस लैंग्वेज को किया गया था? जैसे किया गया था कि केवल और केवल सिंहली भाषा को एकमात्र दर्जा दिया गया था राज्य की भाषा का,
तमिल को नहीं दिया गया था, अगर ठीक हमारे यहाँ हिंदी को अगर किया गया होता तो निश्चित तौर पर ऐसा हो जाना चाहिए। हमारे संविधान में यहाँ तक कि अंग्रेजी को कामकाज की भाषा के तौर पर, सरकारी कामकाज भाषा तौर पर 1965 में तक दिया गया था। 1965 में से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, और इसमें तमिलनाडु ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहाँ तो उग्र प्रदर्शन हो गया था। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। इस समाधान से अंग्रेजी भाषी लोगों को भी लाभ पहुँचे। हाँ, ये ध्यान रखें कि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देती है सरकार, लेकिन ये कदापि इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप दे जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में बहुत ही लचीला रुख अपनाया है, और इसी कारण से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा हमारे पास पॉइंट आया वो आया केंद्र राज्य संबंध। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि एक वक्त था कि केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पावरफुल होती थी, जहाँ पर केंद्र में भी सरकारें उनकी और राज्य में भी सरकारें उनकी होती थी। तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार ये बदलाव देखने को मिलता है, और इसका उदाहरण ये बताता है कि व्यवहार में वास्तव में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो मैंने कहा कि काफ़ी समय तक भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में एक ही पार्टी का शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पे अधीन होकर काम करते, जैसे सबका सब उस पर डिपेंडेंट है, मांग रहे हैं दे दो हमें। अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर क्या करते थे, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। तो वास्तव में ये संघवाद की भावना के तो प्रतिकूल है कि आप राज्य सरकारों को भंग कर दे रहे हो। लेकिन 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में हुआ क्या कि हर राज्य में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी थी। इससे हुआ क्या कि सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इसके कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज जो संघीय व्यवस्था के तहत साझेदारी सत्ता की संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। मतलब सत्ता की साझेदारी आज के वर्तमान दौर की संघीय व्यवस्था के तहत बहुत ही बेहतरीन है। अब ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि केंद्र सरकार है, राज्यों की शक्तियों को बांट रहे हैं, और हर ये राज्य केरला, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सारे यूपी यहाँ आकर कि हमें अपने अधिकार दे दो, राज्यों की शक्तियों को दे दो, और ये केंद्र सरकार अपने इच्छानुरूप जिसको जितना चाहे उतना दे सकती है। गठबंधन की सरकार ये है। गठबंधन सरकार देख सकते हैं हर एक पार्टी को मिला करके गठबंधन की सरकार बनी है। अटल जी हैं, बीजेपी का कमल है, उसके अलावा अनेक पार्टी चश्मा है, तो फूल पत्ती है, देख रहे हैं, पत्तियां हैं, तो साइकिल है। तो अलग अलग पार्टियां मिलकर के सरकार चलाने का काम तो गठबंधन की सरकार कही जाती है। भारत की भाषाएं विविधता को देखोगे आप तो भारत की भाषाई विविधताओं में भारत की अनुसूचित भाषाओं में 22 भाषाएं हैं। एक बार आप इन्हें रीड कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए और सुनिए। भारत में कितनी भाषा, इसका जवाब आप भाषाओं की गिनती करके नहीं करते हो।
2011 का डेटा के हिसाब से कहें तो लगभग लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा में दर्ज कराया था। इनमें से कुछ भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर लिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई थी। इनमें से 22 भाषाओं को क्या किया गया है, भारतीय संविधान की, ये ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की अनुसूचित भाषाओं का किस संविधान की सूची में रखा गया, अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। इसीलिए इसे अनुसूचित भाषाएं कहा गया है, बाकी को गैर अनुसूचित भाषाएं कहा गया है। तो भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश रहा है। यहाँ पर एक आप लिस्ट देखोगे तो इसका स्पष्ट होगा कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी भाषा हिंदी ज़रूर है, लेकिन यह भी केवल 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी के दौर पर देखें, हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ ली जाए तो भी 2011 में संख्या 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपना मातृभाषा बना। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। अब ज़रा एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर नोट करें, देखें, समझें। यहाँ दे रखा है असमिया 1.26% लोग, बांग्ला 8.03% लोग, बोडो 0.12% लोग, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कौन कौन सी हमारी भाषाएं हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो तो सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी, 43.63, मतलब लगभग 44% लोगों के द्वारा। दूसरा आप सबसे ज़्यादा देखते हो तो इसमें आपको नज़र आएगा, और वो नज़र आएगा आपका बांग्ला 8.03%, 8% मान लीजिए। उसके बाद से जो नंबर आता है वो नंबर आता है कौन सा, नंबर आता है मराठी का, उसके बाद आएगा तेलुगु का, उसके बाद आएगा तमिल का। ये कुछ ऐसे हैं 4-5 जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपको दे रखा है। इसके अलावा आप देखोगे, अब बात आती है कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। तो विकेंद्रीकरण का सिंपल सा मतलब है कि आप क्या करना है कि केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को जब आप शक्तियां देते हैं तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से पावर को हटा करके क्या कर देना है, दूर छोटी छोटी चीज़ों को सत्ता में बांट देना। तो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को स्थानीय सरकारों में वितरण कर देना है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है, वो ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है और लोगों की इस बात की जानकारी भी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे उन्हें लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी पड़ती है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप देखो कि संविधान में तो विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में शुरुआत से ही स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। शुरुआत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी, सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। इन स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था, न ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से विकेंद्रीकरण का
ये एकमात्र ढोंग बनकर रह गया, नाम मात्र का रह गया। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां। इससे हमारा हुआ कि शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर और भी ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बन गया। अब यहाँ से हुआ क्या कि अब स्थानीय जो स्वशासी निकाय हैं, चुनाव नियमित रूप से कराना इनके लिए संवैधानिक बाध्यता बन गया। इन निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कराने के लिए। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक क्या होती है? ग्राम पंचायत। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत यह भी क्या होती है? एक तरह की परिषद काउंसिल है जिसमें एक सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होगा। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होती है? एक सदस्य और एक अध्यक्ष होगा। यह भी एक प्रकार की क्या परिषद है। सदस्य जो है वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। प्रधान जी का चुनाव या सरपंच साहब का चुनाव वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, यहाँ पे फंसा सकता है कि इनका चुनाव गांव में रहने वाले सभी लोग करते हैं, नहीं, सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। कौन? ग्राम पंचायत। और इसका कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में ही चलता है। ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन? गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, मतदाता होंगे, इसके सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार इसकी बैठक करनी जरूरी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति। क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। तो एक हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति या मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनता है? जिला परिषद। तो सबसे पहले इकाई हो गई ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और पंचायत समिति मिलकर बनाती है जिला परिषद और इसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य के रूप में होते हैं। जो जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। क्या होता है? राजनीतिक प्रधान होता है। अगर इस प्रकार बात करें तो स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम, ये तो ग्रामीण स्तर की बात हुई, शहरों में भी काम करती हैं। तो शहरों में होती है नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर निगम। तो नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका के राजनीतिक पॉलिटिकल हेड होते हैं। और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। तो मेयर नगर निगम का हेड होता है और नगर पालिका का हेड क्या होता है? नगर पालिका का प्रमुख होता है। स्थानीय सरकारों की यह नई जो व्यवस्था है दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की
कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। इससे हमारे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत बना है। बहरहाल इन सब के बावजूद हम देखेंगे तो हमारे यहाँ भी कुछ परेशानियाँ कायम हैं। पहले जैसे पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दे रखे हैं। इस प्रकार हम अभी भी स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। इस प्रकार से चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को आप देखोगे और करोगे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ और एक नया पार्ट शुरू करके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का इतना वीडियो लंबा 35 मिनट का सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी निश्चित रूप से शेयर करें यदि पसंद आ रहा हो तो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोग इसे समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।